नमस्कार साथियों, मैं अमित देव शर्मा द बेस्ट ज्ञान की इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे 5 फरवरी से 11 फरवरी 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को, जिनमें नियुक्तियां, पुरस्कार, खेल, बैठकें, विज्ञान दिवस व भारत रत्न और अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 फरवरी को। तो कैंसर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2000 में मनाया गया था और वर्ष 2022 से 24 के लिए जो थीम रखी गई है इसकी, वो है क्लोज द केयर गैप। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक व वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसकी घोषणा जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। ठीक है, तो इसी वर्ष जो है पूर्व प्रधानमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। और इनके अलावा 3 और लोगों को घोषणा की गई है, उनके बारे में भी अभी हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में निम्न में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने अभी बताया 3 अन्य लोगों को की गई है, तो उनमें है एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। देखते हैं थोड़ा विस्तार से। तो 9 फरवरी 2024 को भारत सरकार द्वारा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो कुल वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सभी के नाम मैंने 2 प्रश्नों के अंतर्गत बता दिए हैं। आप लोग इनके बारे में जरूर याद रखें और थोड़ा डिटेल्स में इन लोगों के बारे में जरूर पढ़ लें। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, न्यायमूर्ति रितु बहारी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो न्यायमूर्ति रितु बहारी ने हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह, इन्हीं के द्वारा उन्हें शपथ ग्रहण कराई गई। रितु बहारी जो है वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत को किस देश से 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी मिली है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका द्वारा। तो अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति दी है या मंजूरी दी है। बात करें अमेरिका की, तो यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा तो सभी को पता होगी, डॉलर है और राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात में। तो गुजरात के कच्छ में 2 फरवरी को देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ। यह महोत्सव 1 फरवरी को मुंबई में शुरू किया गया था। इसके बाद ये 15 अलग अलग शहरों में आयोजित होगा और 21 फरवरी 2024 को इसका समापन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस देश में स्थित एफिल टावर में यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रांस। तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है एफिल टावर। ठीक है, यहाँ पर यूपीआई आधारित भुगतान सेवा को औपचारिक रूप से शुरू किया गया है, जो फ्रांस में पहला स्थान है। ठीक है, जहां पर यूपीआई की पेमेंट सुविधा को शुरू किया गया है, जो कि भारत की ओर से है। ठीक है, यूपीआई। तो शुरुआत में एफिल टावर के टिकटों का जो भुगतान है, जो उसके टिकट होते हैं, उसका जो भुगतान है वो यूपीआई के माध्यम से लिया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं फ्रांस की, तो राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं यहाँ के इमैनुअल मैक्रोन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने अवार्ड जीता है? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए शंकर महादेवन। तो भारतीय संगीतकार हैं शंकर महादेवन और तबला वादक हैं जाकिर हुसैन को सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड्स 2024 मिला है। यह अवार्ड उनके बैंड जो है शक्ति, इसके लिए प्रदान किया गया है और इनकी जो एल्बम है द मोमेंट, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, द मोमेंट, इसके लिए प्रदान किया गया है। अब बात कर लेते हैं ग्रैमी अवार्ड्स की। तो ये जो संस्करण था ये था 66वां संस्करण और इसका आयोजन जो है वह लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया। अब देख लेते हैं प्रमुख अवार्ड। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, इसके बारे में मैंने बताया, तो ये मिला है बैंड शक्ति को का एल्बम जो है द मोमेंट, इसके लिए दिया गया किसे? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को। बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम, इसका जो अवार्ड है वो एज बी स्पीक को दिया गया, एज बी स्पीक दिया गया है, ये मिला है जाकिर हुसैन, राकेश चौरसिया और बेला फेक और एडगर मेयर को। वही बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, इसे ये मिला है पश्तो के लिए ये दिया गया है जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को। वहीं बेस्ट पॉप वोकल एल्बम ये दिया गया है टेलर स्विफ्ट को मिडनाइट्स के लिए, ठीक है। वहीं बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस ये अवार्ड दिया गया है माइली साइरस को फ्लावर्स के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है प्रश्न सारे और भी अवार्ड देख लेते हैं हम लोग। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर, ठीक है, ये मिला है व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए, फिल्म वॉरवी का गाना है, ठीक है। वहीं म्यूजिक वीडियो ये द बीटल्स, जोनाथन क्लाइड एम कपूर, ये मिला है आई एम ओनली स्लीपिंग के लिए। रैप एल्बम का अवार्ड जो है वो किलर माइक के लिए माइकल को मिला है। बेस्ट एल्बम का अवार्ड है जो एसडेजेट सोस के लिए मिला है। वहीं बेस्ट कॉमेडी एल्बम का जो अवार्ड है डेव चौपल वाइट्स इन ए नेम के लिए मिला है। वही रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये फ्लावर्स के लिए मिला है। साथ ही ज्यादा एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, जो अपने देश से संबंधित है वो आप याद रखिएगा, ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हेज गेनगेब किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी नामीबिया। तो ये नामीबिया के राष्ट्रपति थे हेज गेनगेब, इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पवन कुमार। तो ICAS अधिकारी हैं पवन कुमार, इन्हें अभी वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हाल ही में किस तमिल अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम के गठन की घोषणा की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए विजय। तो तमिल अभिनेता हैं विजय, इन्हीं के द्वारा अभी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कंजगम की गठन की घोषणा की गई है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 अभी आने वाले हैं इसमें अपना उम्मीदवार नहीं लाएगी। यह भी संकेत दिया है कि तमिलनाडु में जो आगामी विधानसभा चुनाव होंगे 2026 में होने हैं ये, तो इसमें उम्मीदवार लाएगी इनकी पार्टी। अब इनकी पार्टी है तमिलगा वेट्री कंजगम, इसका अर्थ जो हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है तमिलनाडु विजय पार्टी। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न है किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब। तो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक रहे बनवारी लाल पुरोहित ने अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पंजाब की। तो पंजाब की जो राजधानी है वह चंडीगढ़ है और राज्यपाल ने तो इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। वही मुख्यमंत्री है यहाँ के भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में कहाँ वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जैसलमेर में। तो भारतीय वायुसेना द्वारा जैसलमेर के पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में अभ्यास शक्ति का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वायुसेना की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, कभी कभी एग्जाम से पूछ लिया जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं BR चौधरी। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 7.36 लाख करोड़ रुपए का। साथियों, बजट के बारे में विस्तार से पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी नहीं बना पाया हूं समय के अभाव के कारण, तो जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। बाकी आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है आपको तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और जो डिटेल्स करंट अफेयर्स का अगर पीडीएफ आप अपने व्हाट्सएप पे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करें, ठीक है, जिसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत ही नॉमिनल फीस में प्रोवाइड कराई जा रही है करंट अफेयर। इसमें आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को मैलाथियान नामक कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स मदद के रूप में भेजा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। तो भारत ने अफगानिस्तान को 40,000 लीटर मैलाथियान नामक कीटनाशक भेजा है। अफगानिस्तान में फसलों को टिड्डी काफी नुकसान पहुंचा रही थी। क्या? टिड्डी, ठीक है, नुकसान पहुंचा रही थी। इसी को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान की यह मदद की है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। राजधानी काबुल में है, मुद्रा है अफगानी रुपया और प्रधानमंत्री है मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुद। और यहाँ की आधिकारिक भाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो बताएंगे पश्तो और फारसी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, नांगोला मोम्बा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी नामीबिया। तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे हेज गॉनगेम, जैसा कि अभी हमने पूर्व में प्रश्न देखा है, तो उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। तो उनके बाद नांगोला मोम्बा ने 4 फरवरी 2024 को नामीबिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। बात कर लेते हैं नामीबिया की। तो राजधानी है विंडहोक और मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं यह है सारा पुंगो गेलवा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न फरवरी 2024 के दौरान किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड राज्य की जो कैबिनेट है इसके द्वारा अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। साथियों, आपको बता दूं कि यह विधेयक पारित भी हो चुका है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आगे प्रश्न में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसे विधानसभा में पेश किया, ये तो पारित ही हो गया, मैंने बता दिया अभी आपको, ठीक है। इसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो उत्तराखंड के बारे में अगर हम देखें तो राजधानी क्या है? देहरादून, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, नायब बुकले हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अल साल्वाडोर। तो नायब बुकले हाल ही में अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं। बात करें अल साल्वाडोर की तो राजधानी है सान साल्वाडोर और मुद्रा है बिटकॉइन। तो मुद्रा है यहाँ की बिटकॉइन, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी मुंबई में। कहाँ हुआ भाई? मुंबई में। तो मुंबई में हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो राजधानी क्या है? मुंबई, और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और राज्य के पशु यहाँ का है विशाल गिलहरी, और पक्षी है पीले पांव वाला हरा कबूतर। वहीं राज्य के वृक्ष की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह है आम, और राज्य के पुष्प जो है वो है जारुल। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, एलोरा अजंता महोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्रपति संभाजीनगर में। तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 2 से 4 फरवरी 2024 के दौरान एलोरा अजंता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए, जिनमें गणेश वंदना, भरतनाट्यम आदि प्रमुख थे। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का जो आयोजन है वह हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोवा में। तो गोवा में 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 के दौरान भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन हुआ, ठीक है, हुआ। इसका उद्घाटन जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, और इसका जो उद्देश्य है वह है ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना। बात करते हैं गोवा की। तो राजधानी है पणजी, राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। पढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर हाल ही में कौन सा रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लंदन। तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार ब्रिटेन का जो लंदन शहर है वह सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा है। इसमें जो इंडेक्स है, इसमें भारत के 2 शहर जो हैं बेंगलुरु और पुणे, ये शीर्ष 10 शहरों में शामिल हैं। तो हम देख लेते हैं शीर्ष 10 शहर। इसमें पहले स्थान पर रहा है लंदन, दूसरे स्थान पर डबलिन, तीसरे स्थान पर है टोरंटो और चौथे स्थान पर मिलान है। वही 5वें स्थान पर है लिमा और 6वें स्थान पे अपना आता है बेंगलुरु और 7वें स्थान पर पुणे है और 8वें पे बुखारेस्ट है, 9वें पे मनीला और 10वें पे ब्रुसेल्स है। किसके मामले में भाई? भीड़ भाड़ के मामले में, यातायात से जो भीड़ होती है उसके मामले में। बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं, वह किस देश के हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रूस के। तो रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक बिताने का रिकॉर्ड बनाया है, यानी सबसे ज्यादा दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने वर्ष 2008 से अंतरिक्ष की कितनी यात्राएं की भाई? 5 यात्राएं की, जिन्हें मिलाकर कुल वह 879 दिन अंतरिक्ष में बिता चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं? तो ये रूस के हैं, पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रूस की। तो राजधानी है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और मुद्रा है रूसी रूबल। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 फरवरी को। कब मनाते हैं भाई सुरक्षित इंटरनेट दिवस? 6 फरवरी को। तो इंटरनेट सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी जो थीम इस वर्ष की है, प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना, प्रभाव का प्रबंधन करना और परिवर्तन को ऑनलाइन करना है। ठीक है, तो इस दिवस की आपसे शुरुआत अगर पूछ ली जाए कि कब की गई, तो ये वर्ष 2006 में की गई। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए बीना मोदी को। तो डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो है, यह अवार्ड है, इसे इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उन्हें प्रदान किया गया। डॉक्टर जो बीना मोदी हैं, ये मोदी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अहमद अवध बिन मुबारक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यमन के। ठीक है, तो यमन के राष्ट्रीय नेतृत्व परिषद द्वारा अहमद अवध बिन मुबारक को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले यमन के विदेश मंत्री थे। अब बात करें अगर हम यमन की, तो राजधानी है साना और मुद्रा है यमनी रियाल। आधिकारिक भाषा यहाँ की है अरबी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न, हाल ही में SJFI और DSJA द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी PT ऊषा को। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं SJFI, और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं DSJ, द्वारा महान धाविका PT ऊषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। PT ऊषा जो है वो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में उल्लास मेले का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 6 से 7 फरवरी 2024 के दौरान उल्लास मेले का आयोजन किया गया। इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। साथ ही जो वीडियो है बहुत ही मैं शॉर्ट तरीके से बनाता हूँ, जिससे आपको समय कम लगे, तो पूरा वीडियो देखा करें। और यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। कोई भी प्रश्न जो है वो मैं स्किप नहीं करता हूँ, सभी प्रश्न रखता हूँ पूरे वीक के। ठीक है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग, रिक्वेस्ट है आप सभी से। और कमेंट में कोई सुझाव हो तो जरूर करें। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, हाल ही में नए सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी को। तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं उपेंद्र द्विवेदी, इन्हें अभी हाल ही में सेना
उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति जो है वो 15 फरवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगी। वह लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। तो उड़ीसा के सबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इसकी जो कुल क्षमता है वह 2400 मेगावाट है। कितनी भाई? 2400 मेगावाट है, जिसमें 3 इकाइयां होंगी। कितनी? 3 इकाइयां स्थापित होंगी, जिसकी प्रत्येक की क्षमता जो है वह 800 मेगावाट होगी। ठीक है, तो तीनों की मिला के जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2400 मेगावाट। इसका जो निर्माण है वो आपसे अगर पूछ ले तो इसका निर्माण कर रहा है नेवली कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट की जो कुल लागत आने वाली है वो 27,000 करोड़ रुपए आने वाली है। बात कर लेते हैं उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है रघुवर दास और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 3 फरवरी 2024 को राष्ट्रमंडल अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। थीम आपसे पूछ ले इस सम्मेलन की तो बताएंगे क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल अगर आपसे पूछ लें तो ये है आर वेंकटरमन। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी हाल ही में किसने जीती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर, ठीक है, पूछ लिया जाए आपसे किसे हराकर, तो ये आंध्र प्रदेश को हराकर पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी हाल ही में जीती है। इस जो चैंपियनशिप का जो आयोजन था, ठीक है, इसका आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारत के नए स्वास्थ्य सचिव हाल ही में कौन बने हैं? तो सही उत्तर है डॉक्टर अपूर्व चंद्रा। नाम याद रखिएगा, जो भारत के नए स्वास्थ्य सचिव बन गए हैं अपूर्व चंद्रा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, थीम याद रखिएगा, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण किया गया है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 2024 है, ठीक है, ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके लिए जो थीम है वो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ये लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। यह दिवस सर सीवी रमन, ये भी आपको याद रखना है, यह दिवस सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है OECD द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.3%। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं OECD, ठीक है, ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पूर्वानुमान 6.1% को बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिल चौहान। तो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी CDS जनरल अनिल चौहान द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया। पुस्तक का जो अनावरण है वह पुणे में रक्षा साहित्य महोत्सव कलाम एंड कवच में किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस देश की संपूर्ण सीमा, ठीक है, संपूर्ण सीमा जो कि है 1643 किलोमीटर पर बाढ़ लगाने की योजना की घोषणा की गई है? तो देश पूछा है, कौन सा देश है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, म्यांमार। तो भारत सरकार द्वारा भारत म्यांमार की पूर्ण सीमा जो 1643 किलोमीटर है पर बाढ़ लगाने की योजना की घोषणा की गई है। इससे क्या होगा? इससे निगरानी में सुधार होगा, ठीक है,
और क्षेत्र में उग्रवाद, तस्करी और नशीली दवाओं के व्यापार पर नियंत्रण होगा। बाड़ लगाने के बाद मुक्त आवाजाही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ये भी यहाँ पर घोषणा की गई है, जो मुक्त आवाजाही व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। इस व्यवस्था को वर्ष 2018 में लागू किया गया था। बात कर लेते हैं म्यांमार की। राजधानी है नायपीएदा, मुद्रा है क्यात और प्रधानमंत्री है मिन ऑन्ग हेलिंग। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, देश के किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की गई है। यह सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करके वायुमंडल प्रवेश के दौरान देखी गई हाइपरसोनिक परिस्थितियों का अनुकरण कर सकती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, असम। तो न्यायमूर्ति हैं विजय बिश्नोई, इन्होंने अभी असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा उन्हें शपथ दिलाई गई। बात करें असम की, तो राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन सा बना है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। इस प्रश्न की पहले भी चर्चा हो चुकी है। किसने विधेयक पेश किया था? तो ये उत्तराखंड ने किया था और ये अब लागू भी कर दिया है। थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूनियन सिविल कोड विधेयक जो था वो पेश किया गया था, जिस पर 2 दिन चर्चा हुई। ठीक है, अंततः 7 फरवरी को यह विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। उत्तराखंड पारित होने के बाद ही ये क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूनियन सिविल कोड लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बन गया है। हालांकि अगर हम बात करें पहला जो राज्य है स्वतंत्रता से पहले जहां लागू है तो वो है गोवा। तो गोवा में भारत की आजादी से पहले समान नागरिक संहिता लागू है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में किस अरब देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईरान ने। तो ईरानी सरकार द्वारा अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। इसके तहत कोई भी भारतीय जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है वह बिना वीजा के हर 6 माह, ठीक है, हर 6 माह पर ईरान में 15 दिन का प्रवास कर सकता है। मतलब 6 माह में एक बार वो 15 दिन रुक सकता है। ठीक है, तो लेकिन प्रवास का जो उद्देश्य है वो केवल पर्यटन होना चाहिए। ठीक है, पर्यटन के उद्देश्य से रुक सकता है, ना कि कोई काम करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो काम करने के उद्देश्य से नहीं, केवल पर्यटन के उद्देश्य से। बात कर लेते हैं ईरान की। राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल, आधिकारिक यहाँ की भाषा है फारसी और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, एडीबी द्वारा भारत में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मियो ओका। तो एशियाई विकास बैंक ने मियो ओका को भारत में नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह के.ओ. कोनिशी का स्थान लेंगी। तो याद रखिएगा, जो मियो ओका हैं ये कौन है? एक महिला है। ठीक है, ये किसका स्थान लेंगी? के.ओ. कोनिशी का स्थान लेंगी। बात कर लेते हैं एडीबी की, यानी एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक। तो डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर स्थापना इसकी होती है 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष हैं मासात्सुगु अनाकारान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति दी गई है। इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता होगी भाई साहब ऑप्शन बी, 800 मेगावाट। ठीक है, तो हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नगर में 800 मेगावाट क्षमता वाले दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति दी गई है। इसका निर्माण जो है वह भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस प्लांट की लागत की अगर हम बात करें तो ये आएगी 6900 करोड़ रुपए, यानी 6900 करोड़ रुपए। बात करें हरियाणा की, तो राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार 6वीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में रेपो दर क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.5%। तो भारतीय रिजर्व बैंक
द्वारा मौद्रिक नीति समिति में रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो आरबीआई ने आखिरी बार आपसे पूछ ले कब परिवर्तित की थी रेपो दर, तो आखिरी बार फरवरी 2023 के दौरान रेपो दर में परिवर्तन किया था। उस समय 6.25 से बढ़ाकर रेपो दर को 6.5 कर दिया गया था। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात आई है तो इसकी बात करते हैं। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर है शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है उल्जास बेक्टोनोव हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कजाकिस्तान के। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायोव द्वारा उल्जास बेक्टोनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जनवरी 2022 में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अली खान इस्माइलोव, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तब से ये पद क्या था, रिक्त था। ठीक है, तो अब ये पद भरा गया है। अब बात कर लेते हैं कजाकिस्तान की। राजधानी है नूर सुल्तान, मुद्रा है तेंगे और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा आपसे पूछ ले तो ये है कजाक और रूसी। राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव और प्रधानमंत्री तो अभी ही बने हैं उल्जास बेक्टोनोव। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस राज्य की कैबिनेट द्वारा राज्य में 2 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी गई है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट द्वारा राज्य में 2 नए जिले, ठीक है, 2 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है। 2 नए जिले होंगे केपी पन्योर और बिसोम। ठीक है, तो राज्य में नए जिलों के गठन के बाद जिलों की जो संख्या है वह 28 हो जाएगी, यानी वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है, 26, तो बढ़ के अब 28 हो जाएगी। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीटें आपसे पूछ ले तो ये हैं 60 यानी 60। बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 7 से 9 फरवरी 2024 के दौरान विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका जो उद्घाटन है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया तथा इस अवसर पर गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। सम्मेलन का जो आयोजन है वो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी आनंद कुमार को। तो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार, जो कि ये गणितज्ञ हैं। ठीक है, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था सुपर 30। ठीक है, तो इन्हें अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का जो है गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है। तो बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। राजधानी है आबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन स्टेडियम का जो नाम है बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी निरंजन साहा। तो गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का जो नाम बदला गया है और इसे निरंजन साहा स्टेडियम कर दिया गया है। ठीक है, तो निरंजन जो साहा हैं वह पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 38वें स्थान पर। तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, इसे तो विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में भारत 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट नीतियों और पहलों के कार्यान्वयन के साथ साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से हो रहे विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शीर्ष देश देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है सिंगापुर, दूसरे पर फिनलैंड है, तीसरे पर डेनमार्क है, चौथे स्थान पर है जर्मनी, 5वें स्थान पर नीदरलैंड, 6वें स्थान पर स्विट्जरलैंड है और 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 8वें स्थान पर बेल्जियम है, 9वें पे कनाडा, 10वें पे हांगकांग है और 11वें पे है स्वीडन और 12वें स्थान पर है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात और इसके बाद 12वें स्थान पर आता है 13वें स्थान पे आता है फ्रांस और 14वें स्थान पे जापान और 15वें स्थान पर आता है स्पेन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की, क्योंकि इसे जारी किया है विश्व बैंक ने।
तो स्थापना होती है विश्व बैंक की 7 जुलाई 1944 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय पाल सिंह बंगा। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। इसकी स्थापना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1861 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड हाल ही में किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा नीमा सरीखानी। ठीक है, इन्होंने जीता है और इस पिक्चर के लिए यानी इस फोटो के लिए क्या है, बर्फ पर सोता हुआ एक भालू है। तो नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड उन्हें बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए मिला है। जैसा कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर के लिए मिला है। तो उनकी इस तस्वीर का जो नाम है वो है आइस बेड। नाम भी याद रखिएगा आप लोग, आइस बेड है। और नीमा सरीखानी जो है भाई एक ब्रिटिश फोटोग्राफर हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस देश के हैं, तो ये ब्रिटेन के हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, फारूक नाजकी का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पत्रकार। तो ये एक पत्रकार थे और इसके साथ साथ एक कवि भी थे। तो प्रसिद्ध पत्रकार और कवि फारूक नाजकी का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। उन्हें वर्ष 1995 में उनकी कविता संग्रह जो था नार हयुतुन कंजल बनात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 फरवरी को। तो दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम की बात करें तो थीम है दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। इस वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था। ये पूछा जा सकता है किस वर्ष को किया था, तो वर्ष 2016 को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में किस संगीतकार को सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्यारेलाल शर्मा। तो प्रसिद्ध संगीतकार हैं प्यारेलाल शर्मा। इन्हें अभी हाल ही में प्रतिष्ठित लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल में एल सुब्रमण्यम और कविता सुब्रमण्यम द्वारा प्रदान किया गया। प्यारेलाल शर्मा को वर्ष 2024 में, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, वर्ष 2024 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, टाटा डिजिटल के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है नवीन ताहिलयानी को। तो टाटा संस की सहायक कंपनी है टाटा डिजिटल। ठीक है, इसका अभी एमडी एंड सीईओ बनाया गया है नवीन ताहिलयानी को। ठीक है, वह प्रतीक पाल का स्थान लेंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रवि कुमार झा को। तो रवि कुमार झा को अभी एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टाटा समूह द्वारा कहां भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। तो टाटा ट्रस्ट ने दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल यानी स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल का लॉन्च करने की घोषणा की है। यह अस्पताल जो है वह 2.2 एकड़ भूमि पर बना है, जिसे बनाने में 165 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अस्पताल में कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों व अन्य छोटे जानवरों का इलाज हो सकेगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहां होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुबई में। तो दुबई में 12 से 14 फरवरी 2024 के दौरान विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है या इनवाइट किया गया है। ठीक है, तो भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
और तुर्की से राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और कतर से प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी सम्मेलन में भाग लेंगे। थीम की बात करें तो यह शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, बाबा आमटे की 16वीं पुण्यतिथि हाल ही में कब मनाई गई? तो सही उत्तर है 9 फरवरी 2024 को। तो समाज सेवी थे बाबा आमटे, इनकी 16वीं पुण्यतिथि 9 फरवरी 2024 को मनाई गई। बाबा आमटे का आपसे अगर मूल नाम पूछ लिया जाए तो मूल नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें प्यार से बाबा आमटे पुकारा जाता था। बाबा आमटे के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो इनका जन्म होता है 26 दिसंबर 1914 को। कहाँ? हिंगन घाट, वर्धा, महाराष्ट्र में। देहांत होता है 9 फरवरी 2008 को आनंदवन, महाराष्ट्र में। पिता इनके थे देवीदास आमटे, ठीक है। और माता का नाम था इनकी लक्ष्मीबाई, पत्नी थी साधना गुले शास्त्री और इनके बच्चे थे डॉक्टर प्रकाश आमटे और डॉक्टर विकास आमटे। धार्मिक विचार आपसे पूछ लिया जाए तो ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे। बढ़ते हैं आगे। गोवा में किसके द्वारा ONGC सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। सर्वाइवल होगा, ठीक है साथियों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोवा में ONGC सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस सेंटर में समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें हर साल 10 से 15 हजार लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बात कर लेते हैं गोवा की। तो राजधानी है पणजी और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री है यहाँ के प्रमोद सावंत। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न साथियों, हाल ही में कहां आदि योगी शिव जी की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो ईसा फाउंडेशन द्वारा नोएडा, उत्तर प्रदेश में नोएडा हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव जी की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ऊंचाई अच्छे से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ईसा फाउंडेशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1992 में। संस्थापक थे जग्गी वासुदेव, जिन्हें प्यार से सदगुरु बुलाते हैं। तो साथियों ये था साप्ताहिक करंट अफेयर, ठीक है, जिसमें 5 फरवरी से 11 फरवरी तक के प्रश्नों को कवर किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और चैनल पर नए हैं तो उसे क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, जिससे आपको जो आगे वीडियो अपलोड की जाएंगी उसके नोटिफिकेशन वगैरह मिल सकें, ठीक है। तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में आप सभी लोग व्यस्त रहिए। जय हिंद।